अस्सलाम वालेकुम। कैफ 8 ऑडिट एंड इंश्योरेंस, आज हम लोगों का इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 13 होगा। होपफुली आप लोगों ने टेस्ट भी दे दिए होंगे अपने। फर्स्ट टेस्ट भी आपका हुआ था और अभी सेकंड भी आपका हो चुका है। होपफुली आप लोग वो टेस्ट देंगे, आज ही वो होगा। ठीक है, तो आज इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 आपका। चैप्टर 2 जो है वो हमने 2 दिन के अंदर कंप्लीट किया है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जी वो बहुत स्पीड में गया है या पता नहीं आगे भी यही होगा। देखें, जो चीज़ जितनी इम्पोर्टेंट है उसके हिसाब से इंशाल्लाह उसको ड्यू इम्पोर्टेंस उसकी दी जाएगी। अभी आप चैप्टर 3 देखेंगे, स्टार्ट होगा और पता नहीं कब जाके एंड होगा। ठीक है, इसका ये भी नहीं मतलब कि इसको हम डिले करेंगे। बात वही है कि जिस बात के ऊपर फोकस करना होता है, जिसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगेगा, वो ऑब्वियसली उसके ऊपर टाइम लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने कंप्रोमाइज़ किसी चीज़ के ऊपर नहीं करना। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को तकरीबन आई गेस 9-10 लेक्चर्स उसके इसीलिए करवाए गए कि बेसिक बुनियादी बातें, ज़िंदगी में पहली बार आप लोगों ने ऑडिट एंड इंश्योरेंस टर्म सुनी थी। उसके ऊपर हमने एक एक चीज़ के ऊपर फोकस किया, एक एक बल्कि वर्ड के ऊपर फोकस किया। कई टीचर्स हैं वो AFRF थोड़ा सा बस ये बता रहे हैं कि जो भी आपके मुल्क के कानून हैं उनके मुताबिक जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, आपको मैंने एग्जैक्टली समझाया है कि वो कहाँ पे है। तो इन चीज़ों के ऊपर टाइम भी लगा है, लेकिन वो पहले लेक्चर में पहले चैप्टर के अंदर आई होप कि आप लोगों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, जिसकी वजह से जो चैप्टर 2 था वो आप लोगों को समझ भी आ गया होगा 2 लेक्चर्स के अंदर ही। तो इसलिए आपने कभी भी ये प्रैक्टिकली मैं आपको एक बार बताता हूँ कि पेपर्स के अंदर एग्ज़ाम्स में या स्टडी करते हुए आपने कभी भी पेजेस नहीं काउंट करने। पेजेस काउंट करेंगे ना, वो बड़ा अजीब सा एक हो जाता है ज़हन। कई बार क्या होता है कि आप 15 पेजेस के ऊपर लिखते हो लेकिन लिखते फजूल हो। कई बार क्या होता है आप वही चीज़ 3-4 पेजेस के ऊपर लिखते हो लेकिन बड़ी ज़बरदस्त लिख देते हो। आई गेस आप लोग अब इस लेवल के मैच्योरिटी है कि आपको आइडिया है। ठीक है जी, तो आज चैप्टर 3 इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। इसके अंदर भी कई टीचर्स ये करते हैं कि वो इसको एंड पे भी करवा देते हैं, बीच में कहीं जाके एडजस्ट कर देते हैं। लेकिन भाई हम क्योंकि कर रहे हैं फेज़ वाइज, और हमें पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ ही आपका प्लानिंग है और स्टार्ट ही प्लानिंग की यहाँ से होनी है। तो इसको हम एंड पे या कहीं और नहीं कर सकते जब तक प्लानिंग मजबूत नहीं है। सारे ऑडिट फारिग है भाई, फजूल ऑडिट आप करके आ गए अगर आपकी प्लानिंग ही ठीक नहीं है। तो आज से प्लानिंग प्रॉपरली स्टार्ट हो रही है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा जी ऑडिट होता क्या है। हमने पढ़ा कि जी कानूनी तौर पे कौन कौन से ऑडिटर्स अपॉइंट हो सकते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, एलिजिबल क्राइटेरियाज वो क्या हैं, वो हमने पढ़े। फिर हमने कहा कि अच्छा चलो अब हमें कोई अप्रोच कर रहा है तो अब क्या किया जाए। तो हमने क्लाइंट कंटिन्यूस एक्सेप्टेंस प्रोसीजर्स वगैरह भी हमने देख लिए कि हमें क्या करना होगा कोड ऑफ एथिक्स के पर्सपेक्टिव से। फिर हमने कहा कि अच्छा यार उनके सारे कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं, जिसको हमने कहा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। मतलब है कि अभी तक बातें चल रही थी क्लाइंट को अपने तक लाने की। ठीक है, अब आगे स्टार्ट भी तो करना है, तो प्लानिंग उसके वाले से भी तो करनी है। तो भाई सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपका आइजा 300। ठीक है जी, प्लानिंग ये मतलब प्योर प्लानिंग के ऊपर है। प्लानिंग ऑफ ऑडिट आप इसको कह लें। ठीक है कि भाई आपने जो ऑडिट करना है उसकी प्लानिंग आपकी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन प्लानिंग के जो पोर्शन है, जो फेज़ है, उसके अंदर हम इसके अलावा भी जो इसके नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि आइजा 315 भी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। इंतहाई इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग लेनी, कंट्रोल एनवायरनमेंट की, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग भाई बहुत ज़रूरी है। हर एंटिटी डिफरेंट है तो अंडरस्टैंडिंग उसकी लेंगे। फिर हम आगे जाएंगे, 320 आएगा, मटीरियलिटी सेट करेंगे कि हमने किन चीज़ों को देखना है। हर चीज़ को क्या बैठे देखते रहे वहाँ पे, या कुछ कुछ चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, कुछ पे नहीं करना। आगे 330 आ जाएगा, ऑडिट रिस्क। असल में हम मतलब के रिस्क बेस्ड अप्रोच पे ऑडिट कर रहे होते हैं ना। वी डोंट डू एब्सोल्यूट एश्योरेंस, सही है, वी डोंट गिव एब्सोल्यूट एश्योरेंस और परफेक्ट एश्योरेंस। हम क्या करते हैं? रीजनेबल एश्योरेंस, हाई लेवल एश्योरेंस, लेकिन रीजनेबल एश्योरेंस हम प्रोवाइड करते हैं। अब रीजनेबल से बड़ा यही होगा कि भाई हर चीज़ तो नहीं देखनी, तो कितनी देखनी है, कितनी कम, कितनी ज़्यादा देखनी है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ऑडिट रिस्क। तो ऑडिट रिस्क बड़ा ज़रूरी है, प्लानिंग का पार्ट है, वो भी आइजा 330 के अंदर। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने जा रहे होंगे। सबसे पहले आप लोगों को क्या है? आइजा 300 ऑडिट प्लानिंग करें जी। फिर स्टार्ट, तैयार है ज़हनी तौर पर? और आप लोगों को अभी से तसल्ली दे दूं क्योंकि जितना मर्जी समझा ले स्टूडेंट, फिर स्टूडेंट ही होता है, उसको लगता है यार उस्ताद ने गोली कराई है कि दूसरा चैप्टर स्पीड से नहीं कराया ये वो। फिर भाई ऐसा बिल्कुल सीन नहीं है। आप लोगों के पास सेशनल प्लान है। ठीक है, वो जो प्लान बन गया है ना, बड़ी सोच समझ के बनाया है। ठीक है, उसके एक एक चीज़ के ऊपर
ऐसा आपने शायद ही कभी देखा होगा, आपको टॉपिक वाइज पता है कि यार हमने कब क्या पढ़ना है, और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि उससे डेविएट हम किसी भी तरह ना करें इंशाल्लाह, ठीक है। तो उसमें आप देख लें कि आपका जो ये पहला ही है आइज़ा 300, वो आपने 3 बारी में जाके ख़त्म करना है वो तकरीबन, ठीक है। तो वो क्यों है, क्योंकि हम तसल्ली से इंशाल्लाह उसको करेंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू आइज़ा 300, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले वो कहते हैं ओवरव्यू आपको दे देते हैं। ओवरव्यू हमारा ये है कि स्टैंडर्ड का, ये स्टैंडर्ड ये चाहता है कि ऑडिट को बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान किया जाए। इसका भी काम एग्जीक्यूशन से बिल्कुल ही नहीं है कि उसको चलाना किस तरह, एग्जीक्यूट किस तरह करना है, इंप्लीमेंट किस तरह करना है, इट डजंट केयर दैट। ये आपको सिंपल कह रहा है कि भाईजान आपने इसको प्लान क्या करना है, क्योंकि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं बड़े प्रॉपरली बनाए गए हैं, एक तरतीब के साथ बनाए गए हैं, तो रेलिवेंट स्टैंडर्ड बताएगा ना क्या करना है। इसका मकसद क्या है, सिंपल कि भाई आपने प्लान किस तरह करना है। चलो जी, वो कहते हैं प्लान इफेक्टिव मैनर के थ्रू हुआ हो ठीक है, ताकि, और ये कह रहा है कि ये इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिकरिंग ऑडिट्स के कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है, क्योंकि आमतौर पे एक बार जब आपके पास ऑडिट आया था तो बार बार आता ही रहता है, ठीक है। इसलिए रिकरिंग से मुराद गया, पिछले साल भी आपने किया था, अब भी आपने किया है। वो इसलिए कहता है कि भाई ये जो स्टैंडर्ड लिखा गया है ना, ये रिकरिंग ऑडिट के हवाले से लिखा गया है, लेकिन जाहिर है जब पहली बार भी आपने ऑडिट करना है तो प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना। इसलिए ना उस पार्ट के लिए उसने एंड पे, इसी स्टैंडर्ड के एंड पे लिखा हुआ जी, एडिशनल कंसिडरेशन इन इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट। इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट अगर आपके पास आती है तो बाकी चीज़ें तो आपने अप्लाई करनी ही करनी है, कुछ एडिशनल भी अप्लाई करनी है, एंड पे बता देगा। तो इसका मतलब है कि वैसे जनरली ये स्टैंडर्ड किसके एंगल से लिखा गया, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम दोबारा कर रहे हैं ऑडिट, ठीक है। बात आएगी समय, जहां पे इनिशियल ऑडिट वाली बात आएगी वो एंड पे वो आपको बता देगा अलग से। प्लानिंग की अगर बात करें, बहुत ही इंतहाई जनरल चीज़ है कि भाई क्या फ़ायदे होंगे अगर प्लानिंग आपने कर ली अच्छे से, तो क्या फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं। भाई सिंपल, इसको छोड़ें, चलें बुक छोड़ देते हैं, मुझे भी नहीं अभी पता, याद तो नहीं ऑब्वियसली मैंने किए हुए हैं कि ये क्या क्या है, रट्टा तो नहीं लगा हुआ, तो वैसे डिस्कस करते हैं। आप बताएं जी, क्या प्लानिंग के फ़ायदे होते हैं। ऑडिट को छोड़ें, कुछ भी आपने लाइफ में प्लानिंग करनी है, पेपर्स की प्लानिंग की बात कर लेते हैं। क्या फ़ायदे हैं, आप पहले प्लान करते हैं कि जी मैंने 3 पेपर उठाने हैं ठीक, ये प्लानिंग चल रही है ना, कोई कहता 4, कोई कहता 2 उठाना, कोई 1 के ऊपर भी होता है। फिर जी मैंने सेल्फ स्टडी करनी है या मैंने कॉलेज से पढ़ना है। अच्छा, कॉलेज से पढ़ना है, भाई किस कॉलेज से पढ़ना है, क्या फिजिकल पढ़ना है या ऑनलाइन पढ़ना है, ये अगला क्वेश्चन आ गया। अच्छा चलो ऑनलाइन के ऊपर आ गया, अब ऑनलाइन में मैंने किस टीचर से पढ़ना है, ठीक है, क्या मैंने ऑनलाइन में लाइव क्लासेस लेनी है या रिकॉर्डेड क्लासेस लेनी है। हर बंदे का डिफरेंट एक पॉइंट ऑफ व्यू है, डिफरेंट बैकग्राउंड है, किसी को इंटरनेट के इश्यूज हैं, किसी को नहीं है, ठीक है। कोई शख्स है उसकी जो वो फ्लेक्सिबल टाइमिंग चाहता है, कोई कहता है यार नहीं मैं थोड़ा सा डंडे का मतलब वो हूँ, क्या उसे कहते हैं डंडे के साथ चलता हूँ, तो मुझे मतलब कि लाइव क्लास हो और ज़रा डंडे के ज़ोर पे मेरे से काम करवाया जाए, मुझे वो पसंद। कुछ लोग होते हैं कहते हैं यार लाइव पढ़ा ही नहीं जाता या ऑनलाइन पढ़ा ही नहीं जाता, फिजिकल जाते हैं। इसका मतलब है कि भाई ये सारा कुछ प्लान करेंगे, अगर आपकी प्लानिंग गलत होगी है, खुदा ना खास्ता आप अगर फिजिकल क्लास के टेम्परामेंट वाले स्टूडेंट थे कि आप थोड़े से काइंड ऑफ यू नो सॉरी टू से, बट कुछ होते हैं लकीर के फ़कीर के, भाई जब तक ज़बरदस्ती नहीं, हम खुद तो इनिशिएटिव नहीं लेने वाले, तो उन लोगों के लिए फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्लानिंग ही गलत है, तो खुदा न खास्ता आगे जाके मसला भी हो सकता है। लेकिन कुछ लोग जो ऑनलाइन के लिए, जिनके लिए ईजी है, भाई वो फिजिकल में जाके गलती कर रहे हैं ना, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, डेली का आधा पौना घंटा आने जाने का फ्यूल और पता नहीं क्या क्या, कुछ तो हॉस्टल्स में रहते हैं, हॉस्टल के बहुत खर्चे हैं। तो इसका मतलब कि प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली मैं अभी मतलब अगर कहूँ तो मेरा ये सेकंड है ऑडिट का, ठीक है, सेशन जो मेरा चल रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं जो बड़े बड़े 20-20 साल से टीचर्स पढ़ा रहे हैं मैं उनसे अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मैं कभी भी नहीं कहूँगा। मुझे 20 साल भी हो जाएंगे ना तो लिटरली मैं फिर भी नहीं कहूँगा, क्योंकि उनको 40 साल हो चुके होंगे, ठीक है। तो मैं तो जो अपनी यूएसपी देता हूँ, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन होती है कि मैं क्या आपको ऐसा प्रोवाइड करूँगा। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि भाई इंशाल्लाह जिस प्रैक्टिकल वे में मैं पढ़ाऊँगा उस तरह कोई नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। ये अभी तक नहीं पढ़ा सकता, ऑब्वियसली है, आप ही मेरे से बेहतर पढ़ा सकते हैं, ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस में आ जाएं या प्रैक्टिकली चीज़ों को लेकर चलें। इस वक्त मैंने मार्केट के अंदर जो देखा है और मुझे जो फील हुआ है कि यार मैं स्टूडेंट्स को ये चीज़ अगर दूं, आज कम आएंगे कल ज़्यादा भी हो जाएंगे, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता। मेरा क्योंकि पर्पज़ अगेन वही है कि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही है। मैं बीच में अपनी मार्केटिंग पता नहीं क्यों ले आया हूँ, दिस इज़ नॉट अबाउट मार्केटिंग,
ये खैर आगे ये बात तो कंप्लीट कर लेते हैं। तो भाई मेरी अल्हम्दुलिल्लाह फर्म बहुत ही अच्छी चल रही है, प्रैक्टिस मेरी अच्छी, मेरा एक शौक है, मेरा एक पैशन है, और पैशन में भी मेरी मेनली ये चीज़ है कि यार स्टूडेंट्स को रट्टों से हटा दें आज, ठीक है, क्योंकि ना खुद अल्हम्दुलिल्लाह रट्टे मार के पास हुए हैं, इसी वजह से फाइनल एक पेपर के अलावा सारे पेपर ही सेल्फ स्टडी मैंने किए थे, ठीक है। मतलब 8 होते हैं ना, CFAP के 6 और 2 MSA, सिर्फ एक BFD का पेपर था जो कि मतलब हर बंदे को होता है ना। मेरी एक वीकनेस थी कि यार मुझे मैथ के अंदर थोड़ा सा इशू है, उसमें थोड़ा सा क्योंकि प्रैक्टिस भी आती है, BFD के पेपर में फाइनेंस भी और मैथ शायद भी थोड़ी सी आई थी, तो मतलब कि जो मैंने अपेरेंटली पहले समझा था कि इस तरह का है पेपर, वो तो पढ़ने के बाद पता चल रहा कि एग्जैक्टली क्या है, तो मैंने इस वजह से लिया। अदरवाइज अदर देन दैट सारे अल्हम्दुलिल्लाह सेल्फ स्टडी से पास। क्यों किया? क्योंकि मैं चलता ही सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर था। तो मेरी उस वक्त ही ख्वाहिश थी कि यार ये मार्केट के अंदर ये जो चल रहा है ना सिस्टम, ये नहीं सही, ये आपको जाके फाइनल लेवल पे मसाइल पैदा करता है। तो खैर ये सारे सिचुएशन ऐसे ही है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि भाई प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भाई ऑडिट के हवाले से प्लानिंग से हमें क्या फ़ायदा हो गया? अब ज़रा रेलिवेंट पॉइंट पे आ जाते हैं। ऑडिट के हवाले से क्या फ़ायदा है कि भाई हमें पहले ही पता होगा आगे क्या मुश्किलात हैं। ऐसी है ना, हमने अंडरस्टैंडिंग सारी क्लाइंट्स की ले ली है, क्योंकि इससे जो प्लानिंग का स्टैंडर्ड आइजा 300 वो ये नहीं बता रहा है आपने किस किस तरह क्या क्या चीज़ों को प्लान करना है, वो आपको एक गाइडेंस दे रहा है कि अप्रोच दे रहा होगा कि यार इन चीज़ों को कंसिडर कर लेना। हाँ, आगे जाके डिफरेंट स्टैंडर्ड्स पढ़ने तो हैं, बताया ना आपको मैंने कि 315 अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरनमेंट एंड कंट्रोल ऑफ एंटिटी, वो भी तो क्या है? प्लानिंग ही है। आइजा 320 मटीरियलिटी कैलकुलेट करना, उसको डिटरमिन करना, वो क्या है? आपका प्लानिंग का पार्ट है। 330 ऑडिट रिस्क सबसे बड़ी है आपकी प्लानिंग का पार्ट है। तो इसका मतलब कि आगे हिस्सों में आएगा, लेकिन ये आपको एक रास्ता, एक गाइडेंस दे रहा है, ठीक है। तो ये भाई स्टैंडर्ड आपको कहता है कि यार अगर आप ऑडिट रिस्क पहले से सारे डिफाइन कर लोगे, भाई किस किस एरिया के अंदर रिस्क है, तो हेल्प हो जाएगी ना। उसी एरिया के ऊपर फोकस करो, फजूल चीज़ों के ऊपर आपने क्यों उधर अपना सर खपाना है जिसमें से निकलना ही कुछ नहीं, जिसमें रिस्क ही बहुत कम है। होता है ना, देखें हमने रिस्क की एक सादा सी एग्जांपल शायद थ्रेट वगैरह की भी ली थी। रिस्क आप इस तरह देख लें कि अगर आपको ये कहा जाए यदि एक तरफ आपकी फैक्ट्री को आग लग सकती है, ठीक है, और एक तरफ आप ये कह लें कि फैक्ट्री की मतलब छत गिर सकती है, ठीक है, दो हम ले लेते हैं रिस्क। अब लेट्स से छत आपकी लेंटर डला हुआ है, वो तो रिस्क तो है ही ना, वो तो कभी भी कुछ भी गिर सकता है, ठीक है, एक रिस्क है। दूसरी तरफ आग लगने का रिस्क है आपके जो साथ ही है रेस्टोरेंट है बहुत बड़ा, ठीक है, और उधर से वो मतलब कि वो किचन में उनके खाना शाना बनता रहता है, और थोड़ा रिस्क रहता है कि शायद यार हमारे जो है उसको आग ना पकड़ ले। अब ये बताएं कि दोनों चीज़ों में से एक है कि लेंटर का गिरना रिस्क तो है ना, कोई शायद 1% ही चांस होगा तो सही ना, प्रोबेबिलिटी तो है। दूसरी तरफ है जी कि भाई साथ रेस्टोरेंट है, वहाँ से आग हमारी फैक्ट्री को लग सकती है, ठीक है, हमारी टेक्सटाइल की फैक्ट्री है तो कपड़े को आग लग सकती है। बताएं जी किस चीज़ का रिस्क ज़्यादा है? रेस्टोरेंट वाले का ना। तो आपका जो फोकस होगा उस चीज़ को ख़त्म करने पे ज़्यादा होगा मेरे ख्याल में, बजाय इसके कि छत को मजीद क्या डबल लेंटर कर लेंगे, ट्रिपल लेंटर क्या करेंगे उसको, ठीक है। तो आप फोकस करते हैं हमेशा ज़्यादा रिस्क की चीज़ के ऊपर। ये एक सादा सी एग्जाम्पल थी। इसी तरह आप देख लें कि ऑडिट के अंदर भी कुछ एरियाज़ होंगे वहाँ पर आप कहें यार इधर रिस्क ज़्यादा है, तो आपका फोकस उस पर ज़्यादा होगा। कुछ चीज़ें होंगी, मतलब है कि कुछ ट्रांजैक्शंस हैं मिलियंस में होंगी, करोड़ों रुपए की, ठीक है, या बिलियंस की बहुत बड़ी कंपनी, कुछ होंगी उसी कंपनी के अंदर रहते हुए कुछ ट्रांजैक्शन है लाखों रुपए की। भाई वो लाखों रुपए वाली अगर गलत हो भी जाए तो क्या मसला है यार, इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला हो जाएगा बहुत बड़ा अगर के आपकी करोड़ों वाली, क्योंकि हमारा काम है मटेरियल में स्टेटमेंट को पकड़ना। यही है ना भाई, आइजा 200 क्या कहता है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? कि आपने मटेरियल में स्टेटमेंट को देखना है, यही है ना। तो हम मटेरियल चीज़ों के ऊपर, तो मटेरियल किस एंगल से, उसमें बहुत बड़ा एक एंगल होता है रिस्क का। आपका बात आइए समझ। अब रिस्क अगर आप पहले से ही सारा डिफाइन कर लें, प्लानिंग पहले से हो जाए, पता लग जाए ये फलां 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 एरिया, तो बेहतर हो जाएगा। देन फिर अगर आपने पहले से अंडरस्टैंडिंग ली हुई है सारी क्लाइंट की, प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त है, आपको पता लग जाएगा कि यार मुझे टीम कितने लोगों की चाहिए, कितने लोग मेरी टीम के अंदर होंगे तो मैं काम कर सकता हूँ। क्योंकि हमने कहा है कि यू मस्ट बी प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट, ठीक है, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट भी आपको होना चाहिए। फंडामेंटल प्रिंसिपल है भाई कोड ऑफ एथिक्स का, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, है ना। ड्यू केयर भाई तसल्ली से पहले देखो काम कर भी सकते हो, और प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट भी हो, अप टू डेट होना चाहिए। एक्सपर्ट्स आपके पास रेलेवेंट मौजूद हैं कि नहीं है। तो प्लानिंग ये थोड़ी है कि भाई ऑडिट पकड़ लिया बाद में बैठे देखो की हो गया, ये तो काम आंदा ही नहीं है, ठीक ना। मेरी टीम के अंदर कोई बंदा है जो ये काम करे, तो भाई फिर मसला हो जाएगा ना।
आ रही है बात समझ? तो ये कुछ प्लानिंग के बेसिक से फायदे हैं, बाकी इधर जनरल बातें हम देख लेते हैं। उसने कहा है कि क्या फायदा होता है, हेल्पिंग द ऑडिटर टू डिवोट अप्रोप्रिएट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ ऑडिट। जब आप पहले से प्लानिंग कर लोगे आपको पता लग जाएगा इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से हैं भाई, अहम एरियाज कौन से हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकोगे आप। अगर आप ऑडिट में जा चुके हैं, स्टार्ट हो गया, पता ही नहीं है इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से थे, तो जब तो फिर एक तो फिर यही होगा ना कि जब जब कोई इंपॉर्टेंट एरिया आएगा उस वक्त ही करेंगे, तो भाई पता लगे कि टाइम ही नहीं बचा किसी इंपॉर्टेंट एरिया को देने का, क्योंकि पहले से डिफाइंड नहीं था। तो अगर आप पहले से डिफाइंड हो इंपॉर्टेंट एरियाज आपके, तो आप उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। अच्छा, ये एज इट इज़ रट्टा मार के बुक पेपर में लिखने की बिल्कुल नहीं पेपर में आ सकता है, आया हुआ है अक्सर, के बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग बताएं। सादा सी बातें हैं भैया, आप सादा अल्फाज में लिख सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई नहीं। इसके अलावा भी अगर आपको इसके रेलेवेंट आती हैं वो भी आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। हेल्पिंग द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम्स ऑन अ टाइमली बेसिस। पोटेंशियल से मुराद क्या होता है, अभी हुई नहीं है, हो सकती है, सही है, लाइकली टू बी, पोटेंशियल उसको कहते हैं। तो भाई पहले अगर प्लानिंग में पता चल गया कि यार ये क्लाइंट ये है, ये एक्सपोर्ट में काम करता है, तो पैसा आता जाता है, फ्लक्चुएशन का मसला आ सकता है, करेंसी की आ सकता है ना। आपको पता है पाकिस्तान में तो वैसे ही माशाल्लाह डॉलर कभी कितने का कभी कितने का है, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई करेंसी फ्लक्चुएशन के इश्यूज आ सकते हैं, एक पोटेंशियल प्रॉब्लम तो है, हो सकता है कि पता नहीं सही तरह उसको ट्रीट किया भी हुआ है नहीं किया हुआ। अच्छा, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ऑडिट रिस्क जब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसी चैप्टर में, तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जी करेंसी अगर ऊपर नीचे जा रही है, ऑडिटर को इससे ये कोई गर्ज नहीं है कि कंपनी को नुकसान हो रहा है, फ़ायदा, कंपनी भाड़ में जाए, कंपनी को आग भी लग जाए, ऑडिटर को कोई उससे कंसर्न नहीं। ऑडिटर को सिर्फ एक कंसर्न है कि भाई आपको आग लग रही है, कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बता रहे हैं कि मुझे आग लग गई है, ठीक है। हमें सिर्फ ये मसला है कि भाई जो भी आपके साथ हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वट क्या आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज कर रहे हैं, अकाउंटिंग उनकी ठीक तरह से कर रहे हो कि नहीं कर रही। हमारी तरफ से जो मर्जी होता रहे, आपकी हमने 6 महीने बाद बंद हो या नहीं, हमें क्या हो जाए, हमें कोई अफसोस नहीं है। ये अफसोस है कि एक क्लाइंट चला गया, अदर देन दैट कोई अफसोस नहीं है भाई। हमें ये सिर्फ अफसोस है, या इस चीज़ को हमने देखना है कि भाई क्या आपने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर उसकी अकाउंटिंग प्रॉपर कर ली हुई है। अब आप गोइंग कंसर्न नहीं रहे, आप तो बंद होने जा रहे हैं साल बाद या 6 महीने बाद, तो क्या आपने उसकी अकाउंटिंग सही की, बात आ रही है समझ। तो एक होता है बिजनेस का रिस्क, बिजनेसमैन जो है उसके लिए रिस्क क्या, उसके लिए अकाउंटिंग एंट्रियां रिस्क नहीं है, उसके लिए रिस्क है जब उसके हाथ से पैसा जा रहा है, उसका प्रॉफिट का लॉस हो रहा है, उसका मार्केट प्राइस में जो शेयर की मार्केट प्राइस है वो कम हो रही है, मीडिया के अंदर किसी ने उसके खिलाफ कोई अफवाह चला दी है, कोई डीफेम कर दिया, उसको ये टेंशन है, ठीक है, उसको अकाउंटिंग एंट्री की टेंशन, वो ऑडिटर को टेंशन है उसकी कि क्या इसने सही तरह की होगी कि नहीं। तो सही है, तो एक बिजनेस रिस्क अलग होता है, ऑडिट रिस्क अलग होता है, आइजा 330 के अंदर पढ़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पहले से मैक्सिमम पता हो। अच्छा, अब इसमें एक बात ये आ सकती है कि यार क्या सारा कुछ ही पहले पता हो सकता है, तो ऑब्वियसली नहीं यार। आप लोगों ने देखें जितने इतने पेपर उठाए हैं सब लोगों ने, क्या उन्हें कंफर्म पता कि सारे पास हैं? नहीं भाई, हमने तो अपनी हिकमत के मुताबिक, अपनी नॉलेज के मुताबिक, अपने बैकग्राउंड, अपने एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल जजमेंट के मुताबिक, अगर मैं रेलेवेंट वर्ड यूज़ करूं, हमने उसके अकॉर्डिंगली अपना एक फ़ैसला लेना होता है। अब वो फैसला सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ये तो अल्लाह के हाथ में है ना कि बाद में क्या होना है। बात आ रही है समझ? तो भाईजान इसलिए ये चीज़ भी होगी। देन हेल्पिंग द ऑडिटर टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द ऑडिट एंगेजमेंट सो दैट इट इज़ परफॉर्म्ड इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। भाई पहले से आप प्लान कर लेते हो, अच्छा जी फलां डेट पे स्टार्ट होगा, उस डेट पे स्टॉक टेक होगा, उस डेट पे जाके उससे मीटिंग है, फलां फलां फलां, तो पहले से ही एक ऑर्गेनाइज कर लेते, हैफेजर्डली नहीं आप चलते। वरना हैफेजर्डली चलते हैं ना कि भाई जाके स्टार्ट होगी असाइनमेंट, पता नहीं अब करना क्या है, अन्य वाले लगे हुए हैं, तो वो अन्य की जाने वाली चीज़ का फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। देन क्या है, असिस्टिंग इन द सिलेक्शन ऑफ स्टाफ को आप सही तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अलाउइंग फॉर द डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ स्टाफ एंड रिव्यू ऑफ देयर वर्क, ठीक है। प्लानिंग की हो तो आपको पता होता है कौन सा बंदा किसको सुपरवाइज करेगा। अगर कोई 10-12 लोगों की ऑडिट टीम बन गई है तो पार्टनर सबको तो नहीं देखेगा ना भाई, पार्टनर ने कहना भाई तुम लोगों का बीच में क्या फ़ायदा। पार्टनर जो है फर्म का, लेट से वो देख रहा है जी मैनेजर को, उसका काम देख रहा है, मैनेजर साहब सुपरवाइजर का देख रहे हैं, सुपरवाइजर जॉब इंचार्ज से मुराद है जो उस टीम का हेड है, ठीक है। सुपरवाइजर आमतौर पर होता है जो डिफरेंट असाइनमेंट्स देख रहा होता है, मैनेजर उससे ऊपर होता है, ठीक है। अच्छा, अभी हायरार्की डिफरेंट हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये, कुछ फर्म्स में मैनेजर के बाद मतलब सीनियर मैनेजर होता है, फिर मैनेजर होता है, फिर जूनियर मैनेजर भी हो सकता है, फिर सीनियर सुपरवाइज़र मतलब चल भी सकता है इस तरह। एग्जांपल दे रहा हूँ कि पार्टनर ने मैनेजर को देखना है, उसका काम रिव्यू करना है, चेन ऑफ कमांड, ठीक है। मैनेजर साहब ने सुपरवाइजर्स का काम देखना है, सुपरवाइज़र ने रेलेवेंट जॉब इंचार्ज का काम, जॉब इंचार्ज ने
नीचे सेमी सीनियर वगैरह का देखना है, सेमी सीनियर ने सबसे जूनियर का देखना है। तो ये प्लानिंग पहले से हुई हो ना भाई, किसने किसको देखना है, डायरेक्शन क्या होगी, कौन डायरेक्ट कर रहा होगा काम करो, कौन सुपरवाइज, कौन रिव्यू करेगा काम को। तो ये खैर बुनियादी सी बातें, इसके फायदे हैं। अब आइजा 300 चाहता क्या है आपसे? आइजा 300 कहते हैं, मेरे प्यारे ऑडिटर, requires the auditor to involve the whole engagement team in the planning the audit। पहले तो वो कहता है कि भाईजान आप पूरी की पूरी टीम को इन्वॉल्व कर लो प्लानिंग में, पूरी की पूरी टीम को इन्वॉल्व करो, शामिल करो। पता हो ना हर बंदे को, ये ना होगा कि प्लानिंग सिर्फ पार्टनर साहब कर रहे हैं, उनको ऑर्डर चला गया, बाकी लोगों को चलो ये काम स्टार्ट कर लो। भाई उनसे भी नो हाउ लो, काम करना तो उन्होंने, एग्जीक्यूशन तो उन्होंने करनी है, आपने तो नहीं करनी है, आपने तो रिव्यू करना है एंड पे। ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट विद द पार्टनर, पार्टनर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी भी उसी की है। लेकिन भाई काम करना किसने है, ऑपरेशंस करने किसने हैं? वो तो करने हैं आपकी ऑपरेशन स्टाफ ने, मतलब कि आपकी टीम ने। तो पूरी की पूरी टीम को, इंगेजमेंट टीम से मुराद होता है कि ईच एंड एवरी पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन दी ऑडिट, ठीक है, वो हर बंदा, और आपका पार्टनर, मैनेजर, सुपरवाइजर, आपकी पूरी ऑडिट की टीम, सारे शामिल है। ओके जी। देन कहते हैं जी आइजा 300 चाहता है कि ए मेरे ऑडिटर, परफॉर्म प्रोसीजर्स रिगार्डिंग द कंटिन्यूअस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप, स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट, इवेल्युएटिंग कंप्लायंस विद द रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, इंडिपेंडेंस। ये हमने पढ़ लिए हुए हैं। कंटिन्यूअस की यहाँ पे इसलिए बात की हुई, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, वो कह रहा है कि भाई हमने ये जो स्टैंडर्ड लिखा है ये रिकरिंग ऑडिट के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है कि दोबारा कर रहे हैं, तो जब दोबारा है तो फिर कंटिन्यूअस होगी ना, एक्सेप्टेंस वाले तो नहीं होंगे, ठीक है, इसलिए उसने वो इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर रहा है। तो उसने कहा कि भाई एक तो आपने पूरी इंगेजमेंट टीम को डिस्कशन में लेकर आ जाएं, फिर दूसरे नंबर पे आपने जब ये क्लाइंट ऑन बोर्ड करना है तो आपने सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं जो कोड ऑफ एथिक्स भी आपको कहता है, जो आपको आइजा 220 जो हमने अभी स्किप किया हुआ है वो हम पढ़ेंगे एथिक्स के साथ ही, चैप्टर 13 के साथ, ठीक है, चैप्टर 2 में था ना एंड पे, वो हम उधर पढ़ लेंगे। तो वो कहता है कि भाई जो क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड्स हैं वो भी जो आपको कह रहे हैं उनको भी आपने कंप्लाई करना है। देन वो कहता है एस्टैब्लिश एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स ऑफ द इंगेजमेंट। अब देखें दूसरे स्टैंडर्ड्स की बातें ये आपको बता रहा है, क्यों बता रहा है भला? क्योंकि भाई ये प्लानिंग का स्टैंडर्ड जनरल गाइडेंस आपको दे रहा है। बात आई समझ? दूसरे जैसे याद करें आइजा 200 के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि वो ये स्टैंडर्ड आपसे चाहता है कि भाई आगे जितने भी आने वाले स्टैंडर्ड है सबके साथ आपने कंप्लाई करना है। तो अगर आपने सिर्फ, आप कहेंगे मैंने सिर्फ आइजा 200 को कंप्लाई करना है, तो उसके मुताबिक भी बाकी स्टैंडर्ड को मानना पड़ेगा, फिर ही तो जाके बात होगी पूरी। आइए बात समझ, ठीक है। मतलब है कि अगर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहे कि आप, उसका एक सेक्शन है, क्लॉज है, वो ये कहती है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन की तमाम बातों को मानना है, और अगर आप फैसला करें कि भाई मैंने किसी बात को नहीं मानना, मैंने सिर्फ उस क्लॉज को मानना है, तो उसके तहत भी तो सबको मानना पड़ेगा। अब कहला रही है समझ, कान इधर से पकड़े या इधर से पकड़े या पता नहीं ऐसे करके पकड़े, पकड़ना तो कान ही है, ठीक है। तो ये चीज़ है भाई आपकी कि टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट भी वो कहता है सेट करो। तो मतलब है कि हमने जो आइजा 210 बनाया था वो बेसिकली प्लानिंग में हमें चाहिए था, ठीक है। तो प्लानिंग का पार्ट ही हमने आइजा 210 के मुताबिक टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट, इंगेजमेंट लेटर, ठीक है, पढ़ लिया होगा ना सारा लास्ट लेक्चर में। फिर वो कहते हैं इस्टेब्लिश एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, एक स्ट्रेटजी बनाई जाए भाई। उस स्ट्रेटजी के अंदर आप बताएं कि ऑडिट का स्कोप क्या होगा, रीजनेबल एश्योरेंस वगैरह है, कब स्टार्ट होगा, टाइमिंग, नेचर वगैरह उसकी क्या होगी, वो सारा कुछ आप लिखें। देन ऑडिट प्लान भी बनाएं। अच्छा अब ये थोड़ा सा समझ लेना है आपने कि ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान के अंदर ना थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। ऑडिट स्ट्रेटजी क्या है आप लोगों ने, बल्कि इसकी अगर मैं एग्जांपल इस तरह दूं, एक आपने पढ़ा होगा मिशन विजन स्टेटमेंट है, पढ़ी हुई ना I2B में, PRC 5 में, जो PRC से हैं, जो सारे PRC वाले ही होंगे, जो पुराने हैं उनको भी पता ही होगा, कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। मिशन एंड विजन स्टेटमेंट वो एक ओवरऑल आपको ऑब्जेक्टिव बताती है कंपनी का, ओवरऑल गोल हमारा क्या है, ओवरऑल मतलब कि बड़े लेवल पे 2-3 लाइनों के अंदर बात आ जाती है। लेकिन जब आपने कुछ अचीव करना होता है तो आपको स्पेसिफिक भी तो चाहिए ना, जिसको हम कहते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स या स्मार्ट गोल्स होने चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, एग्रीड, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, वो याद है ना, सही है। तो भाई आप यही समझ लें कि स्ट्रेटजी से मुराद है कि एक ओवरऑल स्ट्रेटजी, 2-3 लाइनों की तो नहीं है, डिटेल में होती है, लेकिन एक ओवरऑल बातें हैं, जनरल बातें हो रही होंगी ऑडिट के हवाले से। जबकि जो ऑडिट प्लान है ये स्पेसिफिक है, ये हर एरिया का स्पेसिफिक है। फिक्स एसेट्स को कैसे देखेंगे भाई, रेवेन्यू को कैसे देखा जाएगा, आपके रिसीवेबल्स को कैसे देखेंगे, पेबल्स को कैसे देखेंगे, कैश एंड बैंक को किस तरह वेरीफाई करना है हमने, ये डिटेल में ऑडिट प्लान है, एक एक चीज के ऊपर फोकस करता है।
जबकि ऑडिट स्ट्रेटजी क्या कर रही होगी कि भाई ऑडिट स्टार्ट कब होगा, कौन कौन करेगा ऑडिट, टीम के अंदर कौन कौन शामिल है, ठीक है, कब जाके ऑडिट खत्म हो जाएगा, ये इस तरह की बातें ऑडिट स्ट्रेटजी के अंदर आएंगी। ऑडिट प्लान होता है डिटेल्ड, ठीक है, हर हेड के ऊपर नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होगी भाई, किस हद तक प्रोसीजर्स लगाने हैं, सैम्पलिंग वगैरह उसकी करनी है हमने, कौन कौन से प्रोसीजर्स लगाने हैं, डिटेल के अंदर कौन बताता है आपको, ऑडिट प्लान। बात आइए समझ, बाकी आगे पढ़ेंगे ना तो मजीद क्लियर भी हो जाएगा। उसने कहा एस्टैब्लिश एन ओवरऑल स्ट्रेटजी फॉर द ऑडिट दैट सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट एंड दैट गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ द ऑडिट प्लान। कि भाईजान ये ऑडिट प्लान नहीं है, ये प्लान की तरफ गाइड आपको करेगा। प्लान तो बहुत डिटेल में बनना है, वो तो हर हेड का अलग अलग से बनेगा, हर अकाउंटिंग हेड का। तो प्लान की अब अगली वो बात कह रहा है कि आइजा 300 स्ट्रेटजी भी बनवाना चाहता है आपसे, ऑडिट प्लान भी बनो, क्योंकि प्लानिंग की बातें हो रही है ना। ऑडिट प्लान विच इंक्लूड्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्लान्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड प्लान्ड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। हाँ, आइजा 300 आपसे क्या चाहता है, वो ये कहता है भैया ना एक तो स्ट्रेटजी बना लें अपनी, ठीक है, कि आपने किस तरह ऑडिट को लेके चलना है ओवरऑल। फिर वो कहता है कि भाई आप ना अपने जो प्लान्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स हैं, क्योंकि प्लानिंग अभी चल रही है, प्लानिंग के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एरिया है वो रिस्क है। क्या है? रिस्क है। पेपर के अंदर आपके क्वेश्चन भी आता है इसका, इंटरेस्टिंगली तकरीबन आप समझ लें 15 से 25 नंबर तक बीच बीच में आ जाते हैं इसमें से। ये मतलब सिर्फ चैप्टर 3 नहीं है, उसका पार्ट और भी कुछ है, वो मैं आपको बताऊंगा जब हम पढ़ लेंगे ना, तो उसके फिर हम कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन भी इंशाल्लाह करेंगे। रिस्क के हमने बहुत क्वेश्चन करने हैं, मैं भी करवाऊंगा, और आप लोगों ने तो अन्य करने हैं भाई, और आप लोगों ने वो मेरे से चेक भी करवाने, क्योंकि रिस्क बहुत ज़रूरी है। रिस्क और रिपोर्ट, दो बातें इंतहाई ज़रूरी हैं, ठीक है। इसके ऊपर ऐसी ग्रिप हो कि भाई नंबर कोई बाहर ना निकले, ठीक है। अच्छा, अब वो ये आपको कह रहा है कि भाई आपने प्लान्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड प्लान्ड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स आपने किस तरह प्लान बनाने हैं, उसकी प्लानिंग करें। रिस्क असेसमेंट से मुराद क्या होगा? क्लाइंट के रिस्क असेसमेंट करनी है, किस एरिया में कितना कितना रिस्क है, ये तो हो गया। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर से मुराद क्या भाई? इसके अलावा जो प्रोसीजर है, मतलब है कि भाई रिस्क की सिर्फ देखते रहना है, जहाँ पे रिस्क आया वहाँ पे वेरीफाई भी तो चीज़ें करनी है। तो दूसरी बात उसने उसकी की है। बात आइए समझ, मतलब मैंने कहा यार बैंक के अंदर रिस्क लग रहा है कि बैंक में ना जो पैसे, ये बैंक स्टेटमेंट ही 2 नंबर है, मुझे ये रिस्क लग रहा है, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं यार बैंक के अंदर जो पैसे हैं उसके हिसाब से सेल तो नहीं है, इनकी सेल कम है, बैंक में ज़्यादा, मतलब मुझे बैंक में रिस्क लग रहा है। अब ये तो चलो हो गया ना, रिस्क असेसमेंट मैंने कोई प्रोसीजर परफॉर्म किए होंगे, उसकी बेस पे मैं इस नतीजे पर पहुंच गया कि यार बैंक के अंदर रिस्क है। लेकिन ये रिस्क है ना, हो सकता है कि मेरा रिस्क जो है वाकई एक्चुअल भी हो जाए, वो मिसस्टेटमेंट हो जाए, या हो सकता है कि सिर्फ रिस्क मुझे लगा था असल में कुछ भी ना हो। क्योंकि रिस्क तो एक थ्रेट है ना, दोनों टू वे है ना चीज़, मतलब कि वो फ़ायदा भी हो सकता है कि हो जाए, हो सकता है नुकसान वाकई हो जाए रिस्क के मुताबिक, ठीक है। तो प्लान्ड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर से मुराद क्या है कि इसके असल में जो हमने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने। अच्छा, यहाँ पे एक बात बड़ी समझने वाली है, जो कि टर्म बार बार यूज़ होनी है, इसलिए मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने बताना था, फिर मैंने कहा आगे आपको इसका बताऊँगा, वो ज़रा समझ लें। ये मतलब अलग से नहीं बताई हुई बुक में, लेकिन ये इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमेशा यूज़ होनी है और आप लोगों ने यूज़ करनी है जवाब के अंदर, ये लाजमी। अगर मतलब पता होगा तो फिर यूज़ करोगे। वो क्या है? नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, ये ना आप बहुत सुनोगे। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, और ये तीनों इकट्ठे डाल देते हैं वो, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, NET, ठीक है जी। नेचर, टाइमिंग, ये NTE लिख दिया मैंने, आप नेचर, एक्सटेंट, टाइमिंग कर लो। वैसे मैंने याद जो रखा हुआ हो NET के हिसाब से नेट बन जाता है ना, वो ज़रा याद रखना इजी है, ठीक है। तो खैर कर लें जैसे भी करना है, ये छोड़ें अपने अपने हिसाब से, मैं और नेट के हिसाब से वैसे रखा हुआ यार। नेचर, एक्सटेंट, टाइमिंग, या नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट एक ही चीज़ है, आगे पीछे हो जाए, इट डजंट मैटर। मतलब समझ लें भाई, मतलब ये है, नेचर से मुराद है कि किस तरह का, किस नेचर का ऑडिट प्रोसीजर्स आपने परफॉर्म करने हैं। आसान अगर आपको एक एग्जांपल इसकी दी जाए, शायद पहले भी डिस्कस हुई थी, स्टॉक वेरीफाई करना है,
फिजिकली हम गए हैं जी, हम ना इसी चैप्टर में आगे जाके पढ़ेंगे कुछ एजर्शंस होती हैं, ठीक है, वो खैर तभी पढ़ेंगे वो क्या होती है। फिलहाल आप ये कह लें कि क्लाइंट हमें कह रहा है कि भाई जो मैंने लिखी हुई है ना 2 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री, ये एग्जिस्ट भी करती है, असल में पड़ी भी हुई है। अब हमने कहा चलो यार देख लेते हैं जाके, सही है। अब हमने 2 चीज़ें देखनी है। एक तो ये देखना है कि 2 करोड़ पे, क्योंकि आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रुपीज़ या डॉलर्स मतलब करेंसी में आती है अमाउंट, क्वांटिटी तो नहीं ना लिखी होगी। तो एक तो हमने पहले मैच कर लेना है कि भाईजान जो 2 करोड़ के पीछे इन्वेंट्री की जो क्वांटिटी बता रहा है, उस क्वांटिटी को अगर उसकी कॉस्ट या एनआरवी, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी वगैरह करके देखें तो क्या इतनी ही अमाउंट बनती है। हमने कहा चलो जी उतनी ही बन रही है, मतलब उनके एक शीट ले ली, उसको हम कहते हैं स्टॉक शीट एक उनसे ले ली। अब लेकिन अब ये बातें अभी सिर्फ उनके डॉक्यूमेंट्स की हद तक हो रही हैं, और वो उन्होंने आमतौर पे सही रखे होते हैं कि मतलब है भाई शीट की वैल्यू और आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वैल्यू मैच होगी। इसमें भी खैर गलती निकल सकती है, तो इंतहाई कोई मतलब कोई स्टूपिड किस्म का ही उनका फिर वो होगा बंदा जो ये भी गलती करेगा, अदरवाइज वो मैच होता है। मसला कहाँ पे होता है? मसला ये है कि भाई फिजिकली वेरीफाई करने गए, अब हमने 2 चीज़ें देखनी है। एक तो हमने ये देखना है कि क्या ये जो स्टॉक शीट के अंदर आइटम्स आ रही हैं, वो फैन 10 पड़े हुए हैं, एसी 8 पड़े हुए हैं, चेयर्स इतनी, मतलब सान मैं आपको बता रहा हूँ आइटम्स, क्या ये असल में पड़ी भी हुई हैं कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप शीट को देखेंगे, हाँ भाई छोटे फैन पड़े हुए हैं जीएफसी के 12, दिखाओ कहाँ पे हैं। स्टॉक टेक आपने देखना है, ऑब्जर्व करना है, इसको कहते हैं ऑब्जर्व द स्टॉक टेक। ऑब्जर्व करना है, मुशाहिदा करना है, खुद नहीं करने बैठ जाना, परफॉर्म नहीं करना। उनका बंदा होगा वो देख रहा होगा, सर जी वो देखो 2 इतने लगे, 4 उथे लगे, वो गिनवा देगा आपको, ओके जी आपने कहा टिक, ठीक है। अब ये आप देख रहे हैं जी शीट टू फ्लोर, क्या बोला जाएगा इसको, मैं एग्जांपल सिर्फ एक आपको समझा रहा हूँ, हर एंगल में हर प्रोसीजर में नेचर डिफरेंट होती है। अब इसका मकसद क्या है, अगर मैं देखूंगा शीट टू फ्लोर, पर्चे से फर्श पर, ठीक है, तो पर्च से फर्श अगर देखा जा रहा है, पर्चे से फर्श देखा जा रहा है, इसको क्या कहते हैं कि भाई मैं एग्जिस्टेंस को वेरीफाई कर रहा हूं। मैं किसको कर रहा हूं, एग्जिस्टेंस को, कि क्या ये जो लिखा हुआ है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो इसके मुताबिक इसकी कॉस्ट को ऐड करके उसने बना दिया अमाउंट, लेकिन क्या ये चीज़ एग्जिस्ट भी करती है असल में या नहीं करती, ये मैंने देख लिया, ये तो हो गया हल। लेकिन एक दूसरी चीज़ भी तो है ना भाई, कि मैंने उसे कहा यार वो 2 प्रिंटर पड़े हुए हैं, ये प्रिंटर इसमें मुझे कोई नहीं नज़र आ रहा है। बात आ रही है, फॉलो कर रहे हैं। पहली बात क्या थी, मैंने कहा यार इस पर्चे के ऊपर, इस पेज के ऊपर पंखे लिखे हुए हैं 12 दिखा दो, उसने दिखा दिए, ज़बरदस्त। मैं आने लगा वापस, मेरे माइंड में आ गया नेचर एक्सटेंड टाइमिंग, ये बात आ गई मेरे जहन में। मैंने कहा यार ये तो चलो मैंने देख लिया कि ये 12 पड़े हुए हैं, लेकिन मैं गुजरते गुजरते मेरी नज़र पड़ी कि यार स्केप्टिकल हूँ ना, क्वेश्चनिंग माइंड यू नो, ये बड़ा ज़रूरी ऑडिटर के, यार वो 2 प्रिंटर पड़े हुए हैं, ये कहाँ पे हैं, इधर मैंने कोई प्रिंटर जैसा कोई वर्ड पढ़ा नहीं है। हाँ भाई ये किधर है, अच्छा इसमें देखा नहीं है यार, इधर वो सर भुल गए हैं, ये वो क्या मसला है इस बात में। मसला ये है कि भाई कंप्लीट नहीं है, ये बात आ रही है समझ, और फॉलो कर रहे हो कि भाई ये जो शीट है दिस इज नॉट कंप्लीट। क्लाइंट ने जब हमें इंफॉर्मेशन दी थी उसने कहा था भाई कंप्लीट भी है, एक्चुअली एग्जिस्ट भी करती है, हर एंगल से ठीक है, कैलकुलेशन भी ठीक है, सारा कुछ सही है, तो भाई कंप्लीटनेस तो नहीं है। फिर हमने कुछ और आइटम्स देखी, मैंने कहा यार अच्छा ऐसे करो कि एसी इधर हैं 10 हैं, पता लगा जब गिनवाए 11 निकल आए, भाई 11वां इधर क्यों नहीं है, कंप्लीटनेस नहीं है। बात आ रही है समझ। अब देखें इसको ज़रा समराइज करते हैं। अब अगर मुझे कहा जाए कि भाईजान हमने एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करना चीज़ की, स्टॉक की एग्जिस्टेंस को, अभी स्टॉक तक चल रहे हैं, स्टॉक की एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करना है, तो आप क्या कहोगे, भाईजान हम देखेंगे शीट से ज़मीन के ऊपर कि सर ये पड़े हुए हैं, अच्छा ये पड़ा है, ये पड़ा है, ये एग्जिस्टेंस वेरीफाई होगी कि कम से कम ये तो पड़े हुए हैं, या जो नहीं पड़े हुए पता लग जाएगा, उसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये आपको कहूँ कि यार क्या सारे के सारे इस शीट के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो भाई अगर मैं शीट से फ्लोर पे देखूंगा तो कैसे पता लगेगा सारे के सारे इन्वॉल्व हैं, और गल आ रही है पल्ले पै रही है गल के नहीं। इंतहाई जो सादा एग्जांपल इसकी हो सकती है, मैंने वो आपको बताई है, ठीक है, कि अगर मैं इधर से देख देख के कहीं जाऊँ तो इधर से तो ये पता लग रहा है कि ये वाले उधर पड़े हुए हैं, उधर वाले इधर हैं कि नहीं, वो कैसे पता लगेगा, वो तो भाई वो फ्लोर टू शीट आपको आना पड़ेगा। बात आई, इसको कहते हैं नेचर ऑफ प्रोसीजर, के किस नेचर का प्रोसीजर आपने परफॉर्म करना है, क्या देखना चाहते हैं आप, क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा अब कई जगह पे क्या होता है कि आप इंक्वायरी करके पूछ के
प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं। कई बार आपको पूछ के मतलब है कि अगर मैंने फ्रॉड को देखना हो तो मैं क्लाइंट से पूछूं हाँ भाई फ्रॉड तो नहीं किया, वो कहेगा नहीं किया भाई, ये केड़ा प्रोसीजर है, मतलब ये नेचर ही नहीं है ना, उसकी लेवल ही नहीं है इस प्रोसीजर, इसके ये रेलिवेंट ही नहीं है। वैसे इंक्वायर करना, चीज़ें पूछना एक प्रोसीजर है, हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, सही है। और आपका जो आगे स्टैंडर्ड आएगा चैप्टर 4 आएगा, उसमें स्टैंडर्ड आएगा आइजा 500 ऑडिट एविडेंस। उसमें भी बताया जाएगा कि एविडेंस आपने गैदर किस तरह करना है, उसके 7 प्रोसीजर्स हैं, उसमें से एक इंक्वायरी भी है। अब इंक्वायरी एक वीक सा प्रोसीजर है। इंक्वायरी अगर एक्सटर्नल बंदे से, बाहर वाले इंडिपेंडेंट बंदे से की जाए फिर तो सही हो सकती है। अंदर वाले बंदे से पूछे जाए यार 2 नंबरी तो नहीं की हो, तो कहेगा भाई मैं की। पुलिस वाले से जाके पूछो भाई रिश्वत नहीं लेंदा, कहेगा नहीं सर माशाल्लाह अल्लाह का करम है, गड्डी एवं ली है, कमा के ली है, रिश्वत नहीं ली थी। बात आ रही है समय, वो बंदा खुद तो नहीं गए वहाँ पर, फिर कुछ और, इसको कहते हैं नेचर ऑफ प्रोसीजर के, किस नेचर का प्रोसीजर, ठीक है। टाइपिंग पे बात आ जाए, ये मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि भाई ये बार बार ये यूज़ होना है तो आपको इसका कॉन्सेप्ट पता हो ताकि आप रेलेवेंट जगह पर इसको यूज़ कर सकें, ठीक है। टाइमिंग ऑफ प्रोसीजर, टाइमिंग तो सिंपल सी बात है कि भाई किस टाइम पे आप प्रोसीजर परफॉर्म करें। जैसे कि हमने स्टॉक टेक पे आ रहे हैं, पहले भी एग्जांपल ली थी कि भाई आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इंतहाई ज़्यादा स्टॉक है मौजूद, उनका बहुत ज़्यादा स्टॉक मौजूद है। अब अगर हमने फिजिकली स्टॉक देखना था, नेचर तो पता लग गई कि भाई आगे शीट टू फ्लोर देखेंगे, भाई देखना कब था, अगर फाइनेंशियल ईयर 30 जून है और 30 जून की क्वांटिटी की बेस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करंट एसेट्स के अंदर जाके इन्वेंट्री की अमाउंट लिखी हुई है, तो भाई आइडियली 30 जून को ही देखना चाहिए था। लेकिन आपने उसका स्टॉक टेक किया 10-15 दिन बाद, और ये जो 10-15 दिन का गैप आ गया बीच में, इसको भी आप वेरीफाई नहीं कर सकते। लेट्स से अगर तो कर सकते हो, मतलब कि जहाज़ बनाती है कंपनी, दो ही जहाज़ बने होंगे ना, वो तो बैक वर्किंग हो जाएगी। लेकिन अगर रिटेल की या शूज़ बनाती है कंपनी, चीनी बनाती है, या टेक्सटाइल का हज़ारों लाखों यूनिट्स बन रहे हैं, वो तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है ना बैक वर्किंग करना। तो फिर क्या होगा, आप अदरवाइज अगर बैक वर्किंग वाला हो ना ऑप्शन, मतलब थोड़ी आइटम्स हो, फिर आप क्या करते हो बाहर की डेट पे स्टॉक टेक कर लेते हो। इसका मतलब है कि लेट से 15 जुलाई को चीज़ें मौजूद हैं, चलो अब जो बीच में सेल परचेज हुई उसको प्लस माइनस करके आप पहुंच जाएंगे भाई क्या उसके मुताबिक 30 जून की वैल्यू बन रही है और इस तरह बन जाएगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बीच में फ्लक्चुएशन आती चीज़ की, फिर तो फ़ायदा ही कोई नहीं है। तो टाइमिंग मैटर करती है, ठीक है, कि किस जगह पे जाके आप ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं। एक्सटेंट से मुराद क्या, किस हद तक, सैम्पलिंग को कहते हैं कि क्या 100% ही चीज़ें चेक कर लें या 10% चेक करें। अब ये आपकी प्योरली प्रोफेशनल जजमेंट है, ठीक है, लेकिन प्लानिंग के अंदर भाई हमने करना है, सैम्पलिंग हम करेंगे, ठीक है। चैप्टर 4 में ही है आई बिलीव सैम्पलिंग भी, ठीक है, उसको हम वहाँ पर देखेंगे कि सैम्पलिंग आप किस तरह करते हो, क्या ऐसे ही हो जाएगा या 5% देख लीजिए 10% या उसका कोई प्रॉपर तरीकाकार है, उसका प्रॉपर वे आउट है, तो वो एक्सटेंट उसको कहते हैं। भाई किस नेचर का प्रोसीजर परफॉर्म करना है, किस टाइम पे करना है, किस हद तक करना है, दिस इज कॉल्ड नेचर टाइमिंग एक्सटेंट। यही उसने कहा है कि भाई आपने प्लानिंग लेवल पर ही सोच लेना है कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स की नेचर टाइमिंग एक्सटेंट क्या होगी, फर्दर प्रोसीजर्स की नेचर टाइमिंग एक्सटेंट क्या होगी। ओके, ये आपने प्लान करके चलना है। आइए गल समझ, ठीक है। चलें जी, फिर उसने एंड पे कहा डॉक्यूमेंट कर लो। देखो आइजा 230 है जी आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। इसको याद रखने का ना एक आसान सा हल है, ये हर स्टैंडर्ड के अंदर बताता है कि भाई, क्योंकि देखें आइजा 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का स्टैंडर्ड है, लेकिन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर वो बात कहता है कि भाई दूसरे स्टैंडर्ड्स के अंदर आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट करना है, तो वो रेलेवेंट स्टैंडर्ड के अंदर लिखा होता है। मतलब आइजा 230 के अंदर नहीं लिखा होगा आपने कहाँ पे जाके, उधर जनरल बातें लिख दी गई हैं और साथ ये लिख दिया गया कि भाई जो भी आपने करना है आपने डॉक्यूमेंट करना है। मैं आपको जो बताता होता हूँ आसान उसकी एक कंप्रीहेंशन है कि आपका क्या है, समथिंग अनडॉक्यूमेंटेड इज समथिंग अनडन, ये आइजा 230 के मुताबिक है, उसमें लिखा नहीं हो एग्जैक्टली उसका मफहूम ये है, ठीक है। तो भाई वो तो आपसे ये चाहता है। अब हर स्टैंडर्ड फिर आपको बताएगा कि आपने आइजा 230 के मुताबिक क्या डॉक्यूमेंट करना है। इसका सिंपल सा जवाब है भाई, जो उस स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव्स थे, जो हमने उसमें किया है वही डॉक्यूमेंट करना है, क्योंकि हमने क्या कहा हुआ है, समथिंग अनडॉक्यूमेंटेड इज समथिंग अनडन, जो नहीं आपने डॉक्यूमेंट किया वो किया ही नहीं है। तो भाई जो आपने हरकतें की हैं, आपने ऑडिट स्ट्रेटजी बनाई है डॉक्यूमेंट कर दो, ऑडिट प्लान बनाया डॉक्यूमेंट कर दो, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स की नेचर टाइमिंग एक्सटेंट डिफाइन किया आप उसको डॉक्यूमेंट कर लो, ठीक है। टीम बीच में एंगेजमेंट डिस्कशन के लिए आई थी, कब आई थी, क्या क्या डिस्कशन हुई, डॉक्यूमेंट कर लो, सिंपल, ठीक है। तो इन्होंने भी ये लिखा हुआ कि भाई आप ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान या कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस भी आ सकती है ना इसमें,
उसको भी डॉक्यूमेंट करें। चेंजेस इस तरह के भाई पहले प्लानिंग कुछ और थी, बाद में कुछ और नई इन्फॉर्मेशन आ गई, अब प्लानिंग चेंज हुई है, तो भाई चेंजेस जो आई हैं वो भी आप डॉक्यूमेंट कर लें, ठीक है। अब नीचे उसको कह रहा है कि मैं आपको थोड़ा अलग से बताता हूँ, इन्वॉल्वमेंट ऑफ की इंगेजमेंट टीम मेंबर्स। जो की मेंबर्स हैं मतलब बहुत जूनियर लेवल के लोगों को चाहे आप ना शामिल करें, वैसे बेहतर है कि उनको भी शामिल कर लें, ठीक। उनकी भी एक अच्छी प्रैक्टिस और अंडरस्टैंडिंग, मेरी तो फर्म की वैसे ये प्रैक्टिस है कि हम लोग तो जो टीम भेजनी होती है ऑडिट में हो या कोई भी असाइनमेंट हो, मोस्टली हम लोग जो दूसरी असाइनमेंट्स की बात करें तो पूरी टीम को ऑन बोर्ड रखते हैं कि सबको सब कुछ पता हो। फिर ही वो जाहिर है हर बंदे का अपना एक माइंड होता है, वो अपने हिसाब से कोई ना कोई आइडियाज़ देते हैं तो चीज़ें बेहतर ही होती हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप उनको पार्टिसिपेट करवाएं। फिर प्रीलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़, प्रीलिमिनरी से मुराद क्या है, जो स्टार्ट में आपने कुछ काम करने हैं उनमें एक तो क्या है कि जी आइज़ा 220 के मुताबिक आपने क्लाइंट कंटिन्यूस के प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लें। आइज़ा 220 में वो बेसिकली वही प्रोसीजर्स हैं कि आपने जब नया क्लाइंट लेना है तो वही कि पिछले प्रीडिसेसर जो ऑडिटर है उससे बात कर लें वगैरह वगैरह, उसको आप देख लें, ठीक है। फिर आप ये देखें कि क्या आप, और ये उसको बल्कि 4 हिस्सों में बता भी रहा है कि एथिकली भी कंप्लाई करें, एथिकल में वही आ गया, ठीक है, ऑडिटर वगैरह से बात करना। फिर वो कहते हैं कि आप कॉम्पिटेंट भी हैं, मतलब आइज़ा 220 की उसने जो 4 बातें रेलेवेंट है वो यहाँ पे बता दी हैं। फिर वो कहता है कि भाई क्लाइंट की इंटेग्रिटी को आपने क्या कंसिडर कर लिया है, ठीक है, मतलब क्लाइंट इंटेग्रिटी से मुराद क्या, ईमानदार है क्लाइंट, 2 नंबर तो नहीं है, ये ना हो कि बाद में आप फंस जाओ सारा ऐसा क्लाइंट लेकर, क्योंकि हर क्लाइंट भी ना लेना होता है, ठीक है। और उसके अलावा जो कोई आपको सिग्निफिकेंट मैटर्स पता लगे हों, जो सिग्निफिकेंट मैटर से मुराद क्या, पिछली बार कोई फड्डा हो गया था, पिछली बार कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी आई थी कि स्टॉक ही नहीं वेरीफाई हो सका, लोन लिखा हुआ है लेकिन लोन की कोई कंफर्मेशन नहीं लेने दी जा रही, तो भाई उसका भी असर देखें क्या इस साल के ऑडिट के ऊपर है। या आपको कोई इंडस्ट्री की अगर नो हाउ है, नॉलेज है जिससे इंडस्ट्री में ये वाला क्लाइंट है, उसकी बेस पर भी आप अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को यूटिलाइज कर सकते हैं, ओके जी। अच्छा, मतलब प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज़ में वो 3 बातें आपको कह रहा है। एक तो वो कह रहा है आइज़ा 220 वाले काम करें, वो 4 काम उसने बता दिए हैं। फिर वो दूसरे नंबर पे कह रहा है इवैल्यूएट कंप्लायंस विद रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, एथिकली भी देख लें चीज़ों को, ठीक है, तो भाई वो भी देख लेते हैं। फिर वो आपको कहता है कि इस्टेब्लिश एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट, ठीक है, आइज़ा 210 वाली बातें भी वो कह रहा है। अब आप ये कहेंगे यार ये तो ऊपर भी बताया, देखिए ऊपर उसने ना ओवरऑल आपका ऑब्जेक्टिव या मतलब बताया था कि रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो थोड़ा खोल खोल के आपको डिटेल में बातें बता रहे हैं। उसने कहा कि यार 3 चीज़ों को ना मैं प्रीलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटी समझ रहा हूँ, वो आपने करनी है। क्या, आइज़ा 220 की कंप्लायंस करनी है वो क्लाइंट लेने के हवाले से। वो क्या है जी आपकी कि आपने इंटेग्रिटी उसकी चेक कर ली, आप प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट भी हैं नहीं, ये आपने कुछ चीज़ें देख ली, ठीक है। फिर वो आपको कहता है कि यार आप एथिक्स को भी देख लें अपने को, ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स को भी देख लें, आइज़ा 220 के एथिक्स को भी देख लें, ओके। फिर वो तीसरे नंबर पर आपको कहता है कि भाई आपने टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट भी सेट कर लेने हैं जो आइज़ा 210 में हमने पढ़े हैं। तो मतलब ये 3 चीज़ें प्रीलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ एज पर आइज़ा 300 है, अगर पेपर में आ जाए तो, ओके। फिर वो कहता है कि कुछ प्लानिंग एक्टिविटीज़ भी करें, वो भी उसने कहा है ना कि प्लान बनाएं, ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान, उसको देख लेते हैं। द ऑडिटर शैल एस्टैब्लिश एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी दैट सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन एंड दैट गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ द ऑडिट प्लान, यही उसने कहा हुआ है ना। अब वो कहते हैं इसको सेट करते हुए द ऑडिटर शैल आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट दैट डिफाइन इट्स स्कोप। इंगेजमेंट जो आपको असाइनमेंट मिली इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके पता लगे कि भाई ये इसका स्कोप क्या है। मिसाल के तौर पे स्टैचुटरी ऑडिट अगर आपको मिला तो भाई कैरेक्टरिस्टिक उसकी ये कानूनी तौर पे ऑडिट करने जा रहे हैं, कौन से वाला करेंगे, रीजनेबल करेंगे, लिमिटेड करेंगे, रीजनेबल वाला करेंगे, बात है ये समझ। वो कहते हैं इंगेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझें भाई कि क्या ये क्वार्टरली वाला तो नहीं है लिस्टेड कंपनी का, वो रिव्यू होता है, ठीक है, ये एनुअल है। अच्छा, अब आपको हायर किसने किया, मेंबर ने किया, बोर्ड ने किया, ये सारी बातें आप देखेंगे, आपको स्कोप का पता लग जाएगा, आपने किसको रिपोर्ट करना है, किस तरह करना है। फिर वो कहता है कि जी ऑडिट स्ट्रेटजी बनाते हुए दूसरे नंबर पे ख्याल रखें असर्टेन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंगेजमेंट प्लान ऑफ द एंगेजमेंट टू प्लान द टाइमिंग ऑफ द ऑडिट एंड द नेचर ऑफ द कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड। हाँ, वो कहता है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं भाई, किसको रिपोर्ट करनी है, रिपोर्ट किसको बना के देनी है, ठीक। ये आप ये कहें यार ये तो अंडरस्टूड है कि मेंबर्स को, अंडरस्टूड नहीं है ना ब्रो, क्योंकि एंगेजमेंट डिफरेंट तरह की हो सकती है, सारी ऑडिट की एंगेजमेंट थोड़ी है, सही है। और वैसे भी आपको पता है कि फर्स्ट ऑडिटर्स जो होते हैं वो आपके डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, बाद सब्सिक्वेंट वाले आपके कौन करता है, मेंबर्स वगैरह करते हैं, तो डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। इसलिए वो कह रहा है कि जस्ट कंसिडर दो सिनेरियोज, उनको कंसीडर करें कि भाई मैंने रिपोर्ट किसको करना है, ताकि आपको पता हो रिपोर्ट की फॉर्म क्या होगी, क्या शक्ल होगी, किस टाइम पे जाके रिपोर्ट करना है, ठीक है।
ये सारा कुछ पता हो, आपको आइडिया होना चाहिए ना कि भाई आपने कब तक ऑडिट ख़त्म करना है, वरना आप तो लगे ही रहें। आप कहें यार मेरे तो 15-20 क्लाइंट्स चल रहे हैं, इसको देखो बाहर पे देख लेंगे, बाद में पता लगे क्लाइंट बाहर में जाके 7 अक्टूबर को रोला डाल दे कि भाई 21 दिन का नोटिस हमने देना, 21 दिन बाद हमारी एजीएम है। कैप 7 में पड़ा हुआ है ना कि एजीएम से 21 दिन पहले नोटिस देना, और उस नोटिस के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी जानी चाहिए। वो कहेगा भाई वो अचानक मांग लेगा तो पहले से पता हो ना, ठीक है, इसलिए उसने कहा है कि फिर वो कहता है जी ऑडिट स्ट्रेटजी वगैरह बनाते हुए कंसिडर द फैक्टर्स दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट्स। एंगेजमेंट टीम की एफर्ट्स ज़्यादा कहाँ पे लगनी चाहिए डायरेक्शंस के लिए, वो आपके मुताबिक है। मिसाल के तौर पे हो सकता है कि कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई हुआ हो, जैसे कि IFRS 16 लीजेस का स्टैंडर्ड अप्लाई हुआ था, बहुत ज़्यादा एफर्ट उस पर लगानी पड़ी ऑडिटर्स को। फिर आप IFRS 15 नया आया था, उसके ऊपर IFRS 9 ने तो खैर तबाही मचाई ना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ने, लोगों को समझ ही नहीं थी। स्पेशली उसके अंदर आप पढ़ेंगे अगले लेवल पे, पता नहीं अभी पढ़ा है कि नहीं, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल होता है, ECL मॉडल, ठीक है, वो मतलब कि बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, तो पहले से पता हो ना, ताकि आपको पता हो यार इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, बाकी हल्के लेवल की चीज़ें उनको आप थोड़ा सा कम टाइम भी दें। फिर वो कहता है कंसीडर द रिजल्ट्स ऑफ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट। हाँ, जो प्रीलिमिनरी आपने 3 काम किए हैं, 3 एक्टिविटीज़ परफॉर्म, उनके रिजल्ट्स को भी कंसीडर करें। क्या रिजल्ट है, मतलब उसके नतीजे में क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिली है। मिसाल के तौर पे आपने ISA 210 के मुताबिक इंगेजमेंट लेटर बनवाया ना, वो साइन करवाया आपने एज पार्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, ऊपर ही तो हम पढ़ रहे हैं, वो पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब उसमें बातें भी कुछ हुई होंगी, हो सकता है क्लाइंट ने कुछ कहा हो गया, अच्छा नहीं नहीं फलां चीज़ हम नहीं करेंगे, अच्छा चलो ये हम कर लेंगे, या क्लाइंट ने आपको बताया अच्छा मेरी तो सब्सिडरीज भी हैं, उनका किस तरह होगा, इंटरनल ऑडिटर का आपका पार्ट नहीं बन सकता। हमने पढ़ा था ना कि इंटरनल ऑडिटर से भी हेल्प ले सकते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन ऑब्वियसली वो तभी है ना अगर क्लाइंट माने तो। अब उन चीज़ों को भी इधर आपने देखना है, क्योंकि हो सकता है आपने जेन बनाया हो गया इनके इंटरनल ऑडिटर से काम करवाना है, आपने प्लान पहले से बनाया हुआ है, अब प्रॉपर नहीं बनाया, प्रॉपर ऑडिट स्ट्रेटजी नहीं बनाई। वो इसलिए कह रहा है कि भाईजान उसके जवाबों को ISA 220 वाले या एथिक्स वाले उनको भी थोड़ा सा कंसिडर कर लें। हो सकता है पता लगे जी कि एक डायरेक्टर के ऊपर नैब में केस चल रहा है, अब क्या उस बेस पे ऑडिट छोड़ के भाग जाए। लेट से आपने बाकी चीज़ें देखी, आपने कहा इतना बड़ा थ्रेट नहीं है, लेकिन अब उस डायरेक्टर पे तो नजर रखनी पड़ेगी ना कि उसने तो नहीं कि ऐसी ट्रांजैक्शंस की हुई। बात आ रही है समझ, तो आपने उसकी नॉलेज का भी फ़ायदा उठाना है जो वहाँ से आपको मिला है। देखिए ऑडिट में इसीलिए कहते हैं फेज वाइज चल रहे हैं, आपने लिंक करके चीज़ें चल रही, जहाँ से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि यार वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ उसी हवाले से है। इसी तरह पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि चैप्टर 3 की बातें सिर्फ चैप्टर 3 में लगनी है, भाई ये कहीं आगे जाके भी लिंक होनी है। ऑडिट तो मतलब कि जैसे लॉज होते हैं ना, उसमें बातें लिंक होती भी हैं, लेकिन कई बातें होती हैं जो नहीं भी बिल्कुल लिंक होती, ठीक है, मतलब कई चीज़ें बिल्कुल ही अलग होती हैं। इधर बिल्कुल अलग वाला कुछ भी नहीं है, इधर एक एक चीज़, ईच एंड एवरीथिंग, एक एक लाइन आपकी लिंक्ड है, हर चीज़ आपकी लिंक्ड है। एक चीज़ से भी पीछे हटेंगे कोई दूसरी चीज़ कंफर्म खराब होगी। बात आ रही है समझ। तो इसलिए वो कह रहा है कि भाई चीज़ों को जो जो जहाँ जहाँ से आपको नॉलेज मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसको जहन में रखें, वो अप्लाई करना है आपने, वो प्रोफेशनल नॉलेज में, प्रोफेशनल जजमेंट में आपने अप्लाई करना है। लास्ट पॉइंट क्या है, असर्टन द नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज की बात आ गई, वसाइल कौन कौन, पैसा कितना चाहिए होगा, स्टाफ कितना चाहिए होगा, टाइम कितना लगेगा, ये सारा कुछ भी देख लें। बाकी उसने कहा कि डिटेल में हम इसको अलग से भी पढ़ लेते हैं। ओके जी, तो हमने ISA 300 की आज बेसिक से अंडरस्टैंडिंग ली है कि ये है क्या, ये चाहता आपसे क्या है, ठीक है, और इसमें आपको ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान के ऊपर मेनली ज़्यादा फोकस है इसका, तो इंशाल्लाह इसको हम देख लेंगे। अब कल हम फिर इसका कंटेंट्स ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी से स्टार्ट करते हैं। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें। हाँ जी, ठीक है, फिर चलें, सही, फिर कल इंशाल्लाह मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।